So good afternoon to all. Is my screen visible? Is my screen visible? Is my screen visible? Answer using chat. Hello, are you getting my voice, students? Okay. Thank you. Now I am going to encircle a letter. You have to write the word in chat. एक वर्ड को एनसर्कल कर रहा हूं, चैट बॉक्स में आप उसको लिखना, ठीक है? चैट बॉक्स में बताओ किस वर्ड को मैंने सर्कल किया है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। तन्वी, रोशन, आरुषि, आयुष, इससे पता चलता है कि मैं जो शेयर कर रहा हूं वो करेक्टली आप तक पहुंच रहा है। तो देखो, पिछला जो क्लास था दैट वाज ऑफलाइन एंड we studied about the topic new conservatives after 1815। यह वह टॉपिक था जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। As you all know, we are going through chapter number 1 in history, and the name of the chapter is the rise of nationalism in Europe। उसमें यह जो पॉइंट है न्यू कंजर्वेटिज्म, यह शब्द यूज हुआ है कंजर्वेटिव सोसाइटी आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराने के बाद, और नेपोलियन को हराने का काम उस समय यूरोप में जो 4 ताकतवर राज्य थे फ्रांस के अलावे, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, all these 4 power, they came together to defeat नेपोलियन बोनापार्ट। और बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद इन चारों राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स वियना में मिलते हैं, वियना में। और जो ये कांग्रेस था, ये जो मीटिंग थी,
उसको होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर डुइक मेटरनिच। डुइक मेटरनिच। अब इन चारों देशों में तुम देखो, चारों राज्यों में उस समय 1815 में, ठीक है, 3 में तो प्योरली राजतांत्रिक व्यवस्था थी, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये जो चारों के डेलीगेट्स मिले, रिप्रेजेंटेटिव मिले वियना में, पहला काम इन्होंने किया, पहला काम इन लोगों ने किया, undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. नेपोलियनिक वार के समय जो बदलाव आए थे उन सबको इन लोगों ने अंडू किया। बॉर्बन डायनेस्टी री एस्टैब्लिश इन्होंने किया, ठीक है, फ्रांस में। और फ्रांस के बॉर्डर पर कुछ दूसरे पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन लोगों ने किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया। एक एग्जांपल है किंगडम ऑफ नेदरलैंड। किंगडम ऑफ नेदरलैंड which included Belgium was set up in नॉर्थ। फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नेदरलैंड इस्टेब्लिश किया इन लोगों ने, और उसमें शामिल था बेल्जियम। और जेनोआ, यह जो है पिडमेंट में ऐड हो गया साउथर्न साइड में। साउथ, तो ये अरेंजमेंट्स हुआ, सम ऑफ द अरेंजमेंट्स एट द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। फ्रांस में भी नेपोलियन की सत्ता चली गई, वापस वहां पर बॉर्बन डायनेस्टी से संबंधित व्यक्ति को पावर में लाया गया, रूल सौंपा गया। Prussia was given important new territories in its west frontiers. अब कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा प्रसिया को भी मिला। प्रसिया ये भी शामिल है नेपोलियन बोनापार्ट को हराने में। ऑस्ट्रिया को नॉर्थन इटली का हिस्सा मिला। तो इस तरह से वे इलाके जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जीते थे, जो नेपोलियन बोनापार्ट के कब्जे में थे, उनका इन लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया, इन चारों पावर्स ने। But the German Confederation of 39 states had been set up by Napoleon was left untouched. अब ये देखो, जर्मन कन्फेडरेशन को उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जर्मन कन्फेडरेशन, ठीक है, जर्मन है, और प्रूसिया भी तो जर्मन था। तो प्रूसिया के प्रभाव के कारण, प्रूसिया के इन्फ्लुएंस के कारण जर्मन कन्फेडरेशन को कुछ नहीं किया गया। बाद में चल करके ये जर्मन कन्फेडरेशन प्रूसिया के साथ मिल करके, आपको देख लेना, जर्मनी बनेगा। ये आगे आने वाली पढ़ाई होगी, ठीक है। और जर्मन कन्फेडरेशन के हिस्से प्रूसिया के साथ एकत्र होकर के जर्मनी बनते हैं। आगे इसी चैप्टर में हम लोग इस चीज को देखेंगे। खैर, कुछ हिस्सा रसिया को भी मिला, ठीक है, पार्ट ऑफ पोलैंड, ठीक है। कुछ और हिस्सा प्रूसिया के पास गया। द मेन इंटेंशन, मुख्य मकसद क्या था? मुख्य मकसद था सभी जगह पर मोनार्की को रीस्टोर करना। मोनार्की रीस्टोर करना, ठीक है। जहां जहां भी नेपोलियन का कब्जा था, उन सभी इलाकों में मोनार्की एस्टैब्लिश हुई। कुछ एरिया में इंडिपेंडेंटली, तो कुछ एरिया में किसी के साथ जोड़ दिया गया। आगे देखो, कंजर्वेटिव रिजिम्स सेटअप इन 1815 वेर ऑटोक्रेटिक।
जो कंजर्वेटिव रेजिम्स 1815 में थे, सेटअप हुआ, वे ऑटोक्रेटिक थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो जो मोनार्की थी उन जगहों पर, ऑटोक्रेसी थी, और इन जगहों पर आलोचना की कोई जगह नहीं थी कि आप सत्ता की आलोचना करें या सत्ता से आप नाराजगी दिखाएं, ठीक है। एंड sought to curb activities that question legitimacy of the autocratic government। गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो वैसे प्रश्नों का कोई जगह नहीं था यूरोप में, और विशेष करके यूरोप के उन हिस्सों में जहां मोनार्की थी या फिर डिक्टेटरशिप थी। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper। अब हर जगह सेंसरशिप इन लोगों ने लगा दिया, ठीक है। न्यूज़पेपर में कोई सरकार के विरुद्ध बोले नहीं, ना किताबें लिखी जाए, ना प्ले, ना सॉन्ग्स उस तरह के, ठीक है। तो लिबर्टी और फ्रीडम का जो आइडिया है, लिबर्टी और फ्रीडम का जो आइडिया था, उस कंसेप्ट के उलट काम हो रहा था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हम लोगों ने देखा, क्लास 9 में भी देखा, यहाँ भी कुछ बातें हुई। Associated with the French Revolution, the memory of French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press। तो 1815 में, 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद जो व्यवस्थाएं इस्टेब्लिश हुई, उसने सेंसरशिप लगाया। वहां आलोचना के लिए कोई जगह नहीं था कि आप शासन का आलोचना करें, इसका कोई स्थान नहीं था। लेकिन अगर हम विशेष रूप से बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के लोगों ने मुश्किल से आपको 25 साल हो रहे होंगे, 26 साल। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1815 के बाद की बात ये हो रही है। फ्रांस के लोगों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आइडियोलॉजी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सेंट्रल आइडिया था, दैट वाज देयर। तो इस तरह से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन लोगों ने विशेष कर से फ्रीडम ऑफ प्रेस पर जो पाबंदी लगाया गया, उसकी उन्होंने आलोचना की कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एस्टैब्लिश रहना चाहिए, क्रिटिसिज्म का अधिकार लोगों के पास होना चाहिए सत्ता का। तो यह था पॉइंट, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसमें यह बताया गया कैसे यूरोप में और यूरोप के उन हिस्सों में जहां कभी नेपोलियन का कब्जा था, वहां मोनार्की एस्टैब्लिश होती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंडिपेंडेंटली, और बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ सम अदर मोनार्की। और फिर चलते चलते बात हो रही है जो पाबंदियां नई व्यवस्था ने लगाया, मोनार्की ने लगाया, और विशेष रूप से बात हुई फ्रीडम ऑफ प्रेस की, फ्रीडम ऑफ प्रेस। आगे देखो, पॉइंट है द रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। आपने हिंदुस्तान का हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें अनेकों क्रांतिकारियों के विषय में पढ़ा है। यूरोप में भी अनेकों क्रांतिकारी हुए। कुछ क्रांतिकारियों का संबंध अपने देश को आजाद कराने से है, तो कुछ क्रांतिकारियों का संबंध वहां व्यवस्था परिवर्तन से है, शासन परिवर्तन से, शासन के तरीके से।
देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें विशेष रूप से बात है जुसेप्पे मैज़नी की, ध्यान देना, जुसेप्पे मैज़नी। लेकिन उससे पहले जो पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815, during the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. तो 1815, ठीक है, ड्यूरिंग द इयर्स फ्लोइंग 1815 माने 1815 के बाद के सालों में, ठीक है। तो लिबरल नेशनलिस्ट जो है वे अंडरग्राउंड हो गए। लिबरल नेशनलिस्ट क्यों? क्योंकि 1815 के बाद जो मोनार्की थी वे पुनः यूरोप में हावी हो चुकी थी। तो इसलिए जो लिबरल थे उनको डर था रिप्रेशन का, और जो डर थी वो सही भी थी। तो अंडरग्राउंड वे लोग हो लिए, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगे। बहुत से यूरोपियन स्टेट्स में क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग मिलना शुरू हो गया। जो क्रांतिकारी विचार थे राजतंत्र के विरुद्ध कैसे फैलाया जाए, उन पर विचार वगैरह होने लगा। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, इस समय में क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था? कमिटमेंट, ठीक है। 1815 के बाद अगर कोई क्रांतिकारी है तो इसका मतलब क्या है कि वह अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? मोनार्कियल फॉर्म्स को, मतलब जो राजतांत्रिक व्यवस्था है, राजा वाला सिस्टम, उसका विरोध करेगा। यह यूरोप में क्रांतिकारियों की पहचान थी। यूरोप में यह क्रांतिकारियों की पहचान थी कि वह राजतंत्र का विरोध करेगा। तो राजतंत्र का विरोध करेगा तो निश्चित तौर से जो प्रशासन है वे उनको कुछ न कुछ कठोर उपाय करेंगे कि ये लोग आलोचना नहीं करें। That had been established after Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. तो आप क्रांतिकारी हैं यूरोप में 1815 के बाद, इसका एक मतलब था कि आप राजतंत्र का विरोध करेंगे और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए काम करेंगे, फाइट करेंगे। लिबर्टी और फ्रीडम। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom. अब बहुत से क्रांतिकारी ऐसे थे जो ये समझते थे कि मोनार्की का तो विरोध करना है, लिबर्टी की बात करनी है, फ्रीडम की बात करनी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशन स्टेट की बात करना। ठीक है, नेशन स्टेट की बात करना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो क्रांतिकारी थे वे राष्ट्र राज्य की बात को प्राथमिकता देते थे। उन्हें लगता था ऐसा करना बहुत जरूरी है, और राष्ट्र राज्य बनने से ही विदेशी शासन खत्म होगा या फिर मोनार्की खत्म होगी। तो ऐसे ही क्रांतिकारियों में एक व्यक्ति था जुसेप्पे मैज़नी। वो इटालियन रिवोल्यूशनरी था, जुसेप्पे मैज़नी। जुसेप्पे मैज़नी इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। 1807 1847 जेनेवा में उनका जन्म हुआ और वे एक सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है, नाम था कार्बोनेरी, उसके सदस्य हो गए। मात्र केवल 24 साल के थे तो उनको एग्जाइल, तड़ी पार कर दिया गया। ठीक है, लिगुरिया से। लिगुरिया में वे क्रांति करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी बातों को फैलाने का प्रयास कर रहे थे,
तो उनको वहां से तड़ी पार कर दिया गया कि आप दोबारा इस एरिया में आओगे नहीं। वो उस समय मात्र केवल 24 साल के थे। 1831 की बात है, 1831, मतलब 1807 में जन्म हुआ, 1831, 24 साल। तो यह व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है यूरोपियन रिवोल्यूशनरीज के बीच में। He subsequently founded two more underground societies, Young Italy in Marseille, Young Europe in Bern. ये जो व्यक्ति है जुसेप्पे मैज़नी, इन्होंने आगे चल करके अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाए, दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज, एक का नाम यंग इटली, ये उन्होंने मार्सलिस में बनाया, यंग यूरोप ये उन्होंने बर्न में बनाया, बर्न, ठीक है, मार्सिल्स, ठीक है, और एक बर्न में। और निश्चित तौर से इसके सदस्य कौन होंगे? जो उसके विचारों से सहमत होंगे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी के वैसे लोग जो जुसेप्पे मैज़नी के इन विचारों से सहमत थे, क्रांतिकारी विचारों से, राजतंत्र के विरुद्ध वाले विचारों से। नाउ मूविंग अहेड, मैज़नी बिलीव्ड, अंडरलाइन करना इसको अंडरलाइन करना। मैज़नी बिलीव्ड, मैज़नी बिलीव करता था, मानता था, God had intended nations to be the natural unit of mankind. मैज़नी का यह का नाम था कि ईश्वर ने ही राष्ट्र को मैनकाइंड का यूनिट बनाया है, ठीक है, मैनकाइंड का, मनुष्य जो है उसके लिए राष्ट्र नेचुरल यूनिट के रूप में ईश्वर ने ही स्वीकार किया, ईश्वर ने ही बनाया। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। मैज़नी यहाँ इटली की बात कर रहा है, ठीक है, मैज़नी यहाँ इटली की बात कर रहा है। इटली की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वह इटालियन था, ठीक है, तो पहले अपने देश की बात कर रहा है कि देश कैसे आजाद हो, देश कैसे एकत्र हो, देश कैसे नेशन स्टेट के रूप में सामने आए। तो उसका कहना था मैज़नी का कि ईश्वर ने राष्ट्र का निर्माण किया है मनुष्य को एकजुट रखने के लिए। तो फिर राजा लोग कौन होता है? इसलिए इटली को जो है एक हो जाना चाहिए, ठीक है, पैच वर्क में नहीं रहना चाहिए। पैच वर्क क्यों बोला गया? क्योंकि इटली, आगे चल करके देखना यूनिफिकेशन इटली की बात होगी, उस समय इटली में 7 हिस्से थे, केवल एक हिस्सा में कोई इटालियन रूलर था, बाकी सभी जगह विदेशी थे, कहीं पोप, कहीं पर कोई, कहीं पे कोई, कहीं पे फ्रांस का कब्जा, कहीं पर ऑस्ट्रिया का कब्जा, ऐसे 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 था। It has to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nation. ये मानना था, किसका मानना था? ये मानना था मैज़नी का, मैज़नी, जुसेप्पे मैज़नी। क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि जो इटली है उसको सिंगल यूनिफाइड गणतंत्र हो जाना चाहिए, ठीक है। दिस यूनिफिकेशन अलोन, उसका मानना था कि ये जो यूनिफिकेशन होगा, इटली एक होगा, कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। इटली का लिबर्टी का आधार, इटली की स्वतंत्रता का अधिकार यूनिफिकेशन ही बनेगा। इटालियन लिबर्टी, इटली के लिबर्टी का आधार, ठीक है। तो वो उसके विचार थे, वो अपने विचारों को फैला रहा था, लोगों को बता रहा था, ठीक है, कि हम गुलाम हैं, कैसे एक होना है, कैसे क्या करना है, कैसे राष्ट्रवाद आएगा। फॉलोइंग हिज मॉडल, ये जुसेप्पे मैज़नी के फॉलो करते हुए, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज को दूसरे लोगों ने भी बनाया, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, ठीक है। मैज़नी रिलेंटलेस अपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, मैज़नी क्रांतिकारी था, मैज़नी क्रांतिकारी था,
और उस समय यूरोप में क्रांतिकारी होने का मतलब हुआ कि आप राजतंत्र का विरोध करेंगे। मैज़नी भी राजतंत्र का विरोध किया। उसी संदर्भ में यहां बात लिखी हुई है कि मैज़नी's relentless opposition to monarchy, मैज़नी का जो विरोध था मोनार्की का, निरंतर चलने वाला विरोध, ठीक है, और कठोरता के साथ विरोध मोनार्की का, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। तो उसका जो ये विजन था, जो ये सोच था, ठीक है, विजन क्या था? डेमोक्रेसी आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, राजतंत्र खत्म। तो उसके इस सोच ने कंजर्वेटिव्स को डरा दिया, फ्राइटन कर दिया। जुसेप्पे मैज़नी की यह सोच कि डेमोक्रेसी हो जाए, रिपब्लिक हो जाए, तो डेमोक्रेसी हो जाएगा तो राजा किधर जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा तो राजा किधर जाएगा। तो जो कंजर्वेटिव थे, जो राजतंत्र को चाहने वाले थे, वे मैज़नी के विरोधी थे। और ऐसा ही एक व्यक्ति जिसका उल्लेख कई बार आया है वह है मेटरनिक। ध्यान दीजिएगा, मेटरनिक। अब ये कौन है भाई? मेटरनिक आपने पहले पढ़ा, आज ही मैंने आपको ऑनलाइन भी बताया। डुइक मेटरनिक, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। डुइक मेटरनिक चांसलर है ऑस्ट्रिया में, राजा के आशीर्वाद से, मतलब राजतांत्रिक व्यवस्था में वो था। तो एक व्यक्ति जो राजतांत्रिक व्यवस्था में फायदे में है, तो निश्चित तौर से वे राजा की तरफ से बोलेगा, राजतंत्र की तरफ से बोलेगा। तो मेटरनिक ने मैज़नी के विषय में बोला, क्या बोला? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है, हु सेड दिस अबाउट हुम। ये सेंटेंस किसने कहा, किसके बारे में कहा, क्यों कहा? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, जो हमारा सोशल ऑर्डर है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन है कौन? मैज़नी। कौन बोल रहा है? मेटरनिक। डुइक मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर जुसेप्पे मैज़नी के विषय में बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है मैज़नी, यह हमारा सोशल ऑर्डर, उसका सोशल ऑर्डर क्या था? उसका सोशल ऑर्डर था मोनार्की। तो इसलिए वो बोल रहा है हमारा सोशल ऑर्डर का दुश्मन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है, हु सेड डुइक मेटरनिक अबाउट हुम जुसेप्पे मैज़नी, व्हाई मेटरनिक was in monarchy while Mazzini was the relentless opposer of monarchy। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग विचारधारा में है। मेटरनिक राजतंत्र के अंदर फल फूल रहा है, जबकि मैज़नी राजतंत्र का विरोधी क्रांतिकारी है। तो इस तरह से आज हम लोग ने देखा द रिवोल्यूशनरीज। द रिवोल्यूशनरीज में विशेष रूप से बात हुई है, विशेष रूप से बात हुई है जुसेप्पे मैज़नी के विषय में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ एक फोटोग्राफ है, ठीक है, क्या लिख रहा है? जुसेप्पे मैज़नी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न इन 1833। 1833 में, ठीक है, जुसेप्पे मैज़नी और दूसरे लोगों ने यंग यूरोप बनाया। इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा भी था, जुसेप्पे मैज़नी ने जो 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाया, यंग इटली मार्सेल में और यंग यूरोप बर्न में। नाउ मूविंग अहेड,
आगे है अगला पेज, नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 1313, और बात है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो प्रश्न यह उठता है कि 1830 और 1848, 1830 और 1848, यह जो समय है इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा गया। क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप में हम अनेक छोटे बड़े विद्रोह को देखते हैं, रिवॉल्यूशन को देखते हैं 1830 से 1848 के बीच में। 1830 से 1800, ध्यान देना, ठीक है, 1830, ठीक है, बोलने में लगता है उसमें मिस्टेक हो गया, ठीक है, 1830, 1830 से 1848, 1848, 18 साल का ये समय है। इन 18 सालों में यूरोप में बहुत सी क्रांतियां हुई। यहां 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों का जिक्र किया गया है, ठीक है, पर इन 3 के अलावा भी बहुत सी घटनाएं घटी जो अपने आप में क्रांतिकारी घटनाएं थी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। As the conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German state. ठीक है, कंजर्वेटिव रिजिम पावर कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा होता है, तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म एक साथ दिखते हैं। लिबरलिज्म की बातें, नेशनलिज्म की बातें, ठीक है, और ये रिवॉल्यूशन से एसोसिएट होते जाते हैं, क्रांति से, यूरोप के बहुत से हिस्सों में, जैसे कि इटली, जर्मनी, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस, आयरलैंड, पोलैंड। तो देखा कितना जगह का नाम आ गया, अनेकों जगह का नाम आ गया। इसी के लिए बोला गया, ये तो महत्वपूर्ण बात है, इसी के लिए बोला गया कि ये जो समय है ये रिवॉल्यूशन का एज है यूरोप में। खैर आगे बढ़ो। दीज रिवॉल्यूशन वेर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। ये जो क्रांति था, रिवॉल्यूशन था, इसको लिबरल नेशनलिस्ट ने लेड किया, जिसमें पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट थे, प्रोफेसर थे, स्कूल के टीचर्स थे, क्लर्क थे, मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस। इसमें सबसे खतरनाक कौन? प्रोफेसर और स्कूल टीचर, प्रोफेसर और स्कूल टीचर, ठीक है, क्योंकि इनके माध्यम से बातें बच्चों तक पहुंच रही थी, युवा पीढ़ी तक पहुंच रही थी, ठीक है। आगे देखो अगला पैराग्राफ, और इसी पैराग्राफ तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में देखो फ्रांस की घटना का पुनः जिक्र है और बेल्जियम का जिक्र है, ठीक है, फ्रांस की घटना का जिक्र है, बेल्जियम का जिक्र है। खैर बात यही खत्म कर देता हूं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, मैं चाहूंगा फ्रेश शुरुआत हो इस पर, ठीक है। यहाँ पर 2 देशों का जिक्र है, देखना, फ्रांस में एक बार फिर से घटना घटी जो अपने आप में क्रांति थी, और एक घटना आपको बेल्जियम में जो कि नीदरलैंड के साथ जोड़ दिया गया था, ठीक है, आफ्टर 1815। If you have any question, put it in chat box. अदरवाइज आज की क्लास में आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है।
So that's all from my side. I am waiting for your question. If you have any, put it in chat box. If you have any question, कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में, नहीं है तो नो सर लिख दो। कम एक्टिव रहते हैं, समझे ना? ठीक है, जैसे टीचर बोल रहा है, ठीक है, टीचर इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं है तो नो सर लिख दो, नो सर, नो सर। ठीक है, बी एक्टिव फ्रॉम योर पार्ट। चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो नहीं पूछ पा रहे हो यहाँ, तो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो पर्सनली। थैंक्स, गुड डे टू ऑल।